ये बात रिवील हो चुकी थी कि मास्टर यूनक्यूजी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के सेकंड एंसेस्टर है, जिनके पास मौका था कि अगर वो चाहते तो वो सुजाकू एम्परर को जान से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे 3 महीने का टाइम दे दिया। इस बात पर फर्स्ट एंसेस्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन मास्टर यूनक्यूजी उन्हें समझाते हुए कहता है कि उसके पास कल्टीवेशन हार्ट क्रिस्टल है, जिसका इस्तेमाल करते वो खुद के साथ साथ बाकी सब लोगों को भी जान से मार डालेगा, इसलिए मुझे उसे मजबूरन यहाँ से जाने देना पड़ा। पहले हमें कुछ भी करके कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम लोग इस फाइट में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग भी खुद को और ज्यादा ताकतवर करने के लिए जाओ कंट्री में मौजूद कॉफिनियन सेक्ट आ जाता है, जहां उसे एक न्यू सर्वेंट मिल चुका था। साथ ही साथ उसने एक ट्रोल एंसेस्टर का ब्लड भी हासिल कर लिया, जो कि वोंगलिंग की कल्टीवेशन में मदद करेगा। मगर जब वोंगलिंग वहां से बाहर की तरफ जाने लगा तो तभी अचानक उससे अपने सामने इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की थर्ड एंसेस्टर मिल जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ थर्ड एंसेस्टर वोंगलिंग को देखकर खुश होते हुए फरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिन पावर्स में वो वोंगलिंग को जकड़ते हुए फरन अपने पास खींचते हुए कहती है कि देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे इतना खूबसूरत लड़का जो मिल गया। यहाँ पर थर्ड एंसेस्टर की शक्ल और उसकी आवाज सुनकर वोंगलिंग अपने मन में सोचता है कि ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। ये कहती वोंगलिंग को अचानक से याद आया उस रिमेनेंट सोल के बारे में, जो कि वोंगलिंग को ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी से मिली थी, और ट्रोल एंसेस्टर ने उस रिमेनेंट सोल को एक स्पाइरल के अंदर कैद करके रखा हुआ था, जिस रिमेनेंट सोल ने वोंगलिंग को बताया था कि उसका नाम मीची है। यहाँ पर वोंगलिंग भी फरन से खुद को आजाद करवाते हुए अचानक से पीछे की तरफ आकर उस थर्ड एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर थर्ड एंसेस्टर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि लोग तो मुझे अलग अलग नामों से पुकारते ही रहते हैं, मेरा नाम है मीजी, साथ ही साथ मैं इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की थर्ड एंसेस्टर हूँ। जो सुनकर वोंगलिंग फरन उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब शायद यहाँ पर अपनी इंजरीज को हील कर रही थी और मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं आपसे अलविदा कहते हुए यहाँ से जाने की इजाजत मांगता हूँ। ये कहती वोंगलिंग वहाँ से जाने लगा। थर्ड एंसेस्टर जो कि एक असेंडेंट लेवल की कल्टीवेटर थी, वो वोंगलिंग को इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देती, बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ही बंद कर देती है, जो देखकर वोंगलिंग भी पीछे की तरफ पलटकर सवाल करते हुए कहता है कि थर्ड एंसेस्टर आखिर आपका ये सब करने का क्या मकसद है। जो सुनकर दूसरी तरफ थर्ड एंसेस्टर दोबारा से अपनी चार्म पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वोंगलिंग को चकरते हुए धीरे से उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे थर्ड एंसेस्टर मत कहो, मुझे तुम प्यार से मीची कह सकते हो, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा अब चूंकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो। तो इस तरह से मैं तुम्हें आसानी के साथ यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वैसे भी तुम एक वर्जिन हो जिसने कभी भी किसी खूबसूरत लड़की को शायद हाथ भी नहीं लगाया होगा, तो क्यों ना हम दोनों थोड़े से मजे कर ले। ये कहते हुए थर्ड एंसेस्टर वोंगलिंग को टच कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक वोंगलिंग खुद को छुड़वाते हुए तीसरे के साथ पीछे की तरफ आकर यहाँ 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लेता है। साथ ही साथ वो थर्ड एंसेस्टर से कहने लगा कि क्या तुम इस ट्रेजर को पहचानती हो, जिससे पहचान कर तो थर्ड एंसेस्टर घबराते हुए कहती है कि ये तो 1 बिलियन सोल फ्लैग है। जो सुनकर दूसरी तरफ वोंगलिंग ने भी धीरे धीरे करके अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो थर्ड एंसेस्टर से कह रहा था कि यकीनन तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और तुम्हें अपनी इंजरीज को हील करना है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की आपस में फाइट हो। वैसे तो मेरे लिए तुम्हें हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन चूंकि तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो इसलिए इस बार मुझे तुम्हें हराने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो बेहतर ये होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर दूसरी तरफ मीची भी मुस्कुराते हुए फरन ऐसा ही करती है और उसने वोंगलिंग के लिए यहाँ से जाने का रास्ता दोबारा से ओपन कर दिया। जो देखते ही वोंगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग को फरन अपने पास रखते हुए तीसरी के साथ वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। मगर पीछे की तरफ मीची को अब वोंगलिंग काफी जरा पसंद आने लगा था। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी कि ये लड़का तो कमाल का है, पहले ही नजर में ये लड़का मुझे काफी जरा पसंद आ गया और जो लड़का एक बार मेरी आंखों को पसंद आ जाए वो कभी भी मुझसे बचकर नहीं जा सका। जो सब कहते हुए मीची यहाँ अपने होंठों पर जबान को पेर रही थी। साथ ही साथ वो अपने पास एक स्क्रोल को बाहर निकालते उसे ऑर्डर देते हुए कहती है कि जाओ और उसे पकड़कर वापस ले आओ। जो स्क्रोल भी मीची का ऑर्डर को सुनते हुए तीसरी के साथ बाहर आकर फौरन से ओपन हो जाता है और स्क्रोल के अंदर से हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ड्रैगन निकलते हुए तीसरे से वोंगलिंग पर हमला कर चुका। जिस शैडो ड्रैगन के हमले को ब्लॉक करने के लिए वोंगलिंग ने फौरन से अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वोंगलिंग को इंजरीज हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वोंगलिंग यहाँ पर मीची के उस सेक्रेट स्क्रोल को देखकर काफी जरा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वोंगलिंग याद करने लगा कि उसके पास भी तो बिल्कुल ऐसे ही सेम एक सेक्रेट स्क्रोल मौजूद है। पहले तो वोंगलिंग ये बात नहीं जानता रहा कि आखिर इस सेक्रेट स्क्रोल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, लेकिन अब वोंगलिंग को समझ आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीची के सेक्रेट स्क्रोल के अंदर से एक टाइगर की सोल भी निकलकर बाहर आ गई थी, जो कि उस शैडो ड्रैगन के साथ मिलते हुए तीसरी के साथ वोंगलिंग पर दोबारा से हमला करने के लिए सामने की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी फौरन से अपना सेक्रेट स्क्रोल बाहर की तरफ निकाल लिया। जिस सेक्रेट स्क्रोल के अंदर हम लोगों को एक औरत की सोल देखने को मिलती है।
यहाँ पर ये देखकर तो वो शैडो ड्रैगन, टाइगर और इवन की मिची भी सरप्राइज हो गई थी। मिची हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास मेरी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का सेक्रेड स्क्रॉल कहां से आ गया। जो कहती है अचानक से मिची को कुछ याद आया और वो घबराते हुए फौरन कहती है कि वापस आओ। यहाँ पर वो अपने शैडो ड्रैगन और टाइगर को वापस से अपने सेक्रेड स्क्रॉल बुलवाना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो शैडो, टाइगर एंड ड्रैगन वापस से अपने स्क्रॉल जा पाते तभी अचानक वांगलिंग के सेक्रेड स्क्रॉल के अंदर वाली सोल एक्टिवेट हो जाती है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर और ड्रैगन पर काबू करते उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब यहाँ पर ये टाइगर और ड्रैगन दोनों वांगलिंग के हो चुके थे, जिस वजह से वांगलिंग के सेक्रेड स्क्रॉल के अंदर दो अलग तरह के स्टार बन जाते हैं। यहाँ पर वांगलिंग फौरन से अपने सेक्रेड स्क्रॉल को वापस से लेते हुए वहां से तीसी के साथ रवाना हो गया, जबकि पीछे की तरफ इंजर्ड हुई मिची हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये सब क्या था। उस सेक्रेड स्क्रॉल के अंदर आखिर मेरी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की कौन सी एंसेस्टर थी, जिसने खुद अपनी मर्जी से सेक्रेड स्क्रॉल का बीस्ट बनने के लिए अपनी सोल को उसके अंदर सील कर दिया है। और आखिर ये कल्टीवेटर लड़का कौन है। यहाँ पर मिची के मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, मगर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर फ्लेमिंग माउंटेन नॉर्थ पोल पर आ जाता है, जहाँ पर वांगलिंग वापस से मास्टर सीटूनान के पास आ चुका था। अभी भी मास्टर सीटूनान उस फिजिकल बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर सीटूनान फिजिकल बॉडी को अपने बनाने में कामयाब हो गए, जहाँ वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बर्स्ट के साथ अचानक से रिलीज होते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि पूरे 10,000 साल बाद आखिरकार मैं वापस लौट आया हूँ। ये देखकर वांगलिंग भी तीसी के साथ मूव करते फौरन से मास्टर सीटूनान के पास आ गया, जिन्होंने उस डीमन बॉय की बॉडी पर कब्जा करते हुए उस फिजिकल बॉडी को अपना बना लिया है। यहाँ पर वांगलिंग आते ही फौरन से मास्टर सीटूनान को रिस्पेक्ट पेश करने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग उन्हें कांग्रेचुलेशन भी बोल रहा था, जिस पर मास्टर सीटूनान कहता है कि बेशक मैंने अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन तो रिस्टोर नहीं की, लेकिन हाई सुजाकू प्लेनेट के लिए मेरी इतनी कल्टीवेशन भी काफी होगी। अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल से तुम्हारी सोल के टुकड़े को बाहर निकालने के लिए। ये कहती है मास्टर सीटूनान वांगलिंग को लेकर तीसरे से सुजाकू माउंटेन की तरफ रवाना होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को यहाँ रीइंकार्नेशन ट्री देखने को मिलता है, जिसके अंदर से एंसेस्ट्रल स्पिरिट समन हो चुके थे और वो बाहर आते ही इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के बाकी के मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि चलो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरे सुजाकू प्लेनेट पर जितने भी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के मेंबर्स थे वो सारे के सारे सुजाकू कंट्री की तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते यहाँ सुजाकू माउंटेन के सामने एक बहुत बड़ी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की आर्मी आ जाती है, जिन्हें सुजाकू एम्परर और उनके डिसाइपल्स देख रहे थे। सुजाकू एम्परर अपने सामने इतनी बड़ी आर्मी को देखते हुए परेशान होकर कहता है कि सिर्फ मेरी सुजाकू कंट्री तो इतनी बड़ी आर्मी से नहीं जीत सकती। इवन कि वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि आज के दिन ये तुम लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, जिसमें तुम लोग जिंदा रहोगी या नहीं ये तुम लोगों की किस्मत पर डिपेंड करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के एंसेस्टर्स ने बारी बारी करके आना शुरू कर दिया था, जो कि यहाँ पर आते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए साथ ही साथ सुजाकू एम्परर को ग्रीट भी कर रहे थे। इसके बाद आखिर में मास्टर यूनक्यूजी भी वहाँ पर आ गया, जो कहते साथ ही सुजाकू एम्परर से कहता है कि तुम्हारे 3 महीने का समय पूरा हो गया, तो बताओ कि आखिर तुमने क्या सोचा है। इस पर सुजाकू एम्परर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 10 लीफ वाले शमन्स मौजूद है, क्या तुम्हारे पास कोई भी 11 लीफ वाला शमन नहीं। सुजाकू एम्परर का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक फर्स्ट एंसेस्टर की सोल वहाँ पर आ जाती है, जो कि एक 11 लीफ शमन था, जिसकी पावर तो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ पर ये सब देखकर ज़ूक्यूज़ी मास्टर यूनक्यूज़ी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक मुझे जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन स्टार हार्ट क्रिस्टल है। तुम लोगों को डर है कि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल का इस्तेमाल करते मैं खुद के साथ साथ तुम सब लोगों को भी जान से मार सकता हूँ। तो बातें करने का आखिर क्या फायदा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे बीच डील नहीं हो सकती। डील के मुताबिक तुम लोग मुझसे कल्टीवेशन स्टार हार्ट क्रिस्टल मांगोगे, लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को कल्टीवेशन स्टार हार्ट क्रिस्टल दे दिया फिर मैं तुम लोगों के रहमो करम पर हूँगा। तुम लोग जब चाहो मुझे जान से मार सकते हो। ये सुनकर यहाँ मास्टर यूनक्यूज़ी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि भाई मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। और ये कहती है यूनक्यूज़ी ने फौरन अपने पास से सोल बाइंडिंग स्पेल बाहर निकाल लिया, जिसे दिखाते हुए कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये क्या है। हम इसके इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जिंदगी और स्टार कल्टीवेशन हार्ट क्रिस्टल दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारा क्लैन तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर हमारे क्लैन ने तुम्हें धोखे से मारने की कोशिश की तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन स्टार हार्ट क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हमारा पूरा की पूरा क्लैन भी तुम्हारे साथ मारा जाएगा। इसलिए हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि तुम सिर्फ बुढ़ापे से मरो और किसी रीजन से ना मरो। वैसे भी ब्रदर्स यूक्यूज़ी मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारा मकसद बिल्कुल भी सुजाकू प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का नहीं है। मैं तो बस कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम दोनों ही इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट कर पाए। तो बताओ तुमने क्या सोचा। मैं कहता हूँ कि कल्टीवेशन स्टार हार्ट क्रिस्टल को मेरे हवाले करके सुजाकू प्लेनेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो।
जिस वजह से हम लोग अलग अलग हिस्सों में रह पाएंगे और कभी भी एक दूसरे के कामों में इंटरफियर नहीं करेंगे। ये सुनकर तो सुजाको एम्परर हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि शाबाश मेरे भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी इस बात पे एग्री कर जाऊंगा। यह सुजाको एम्परर की ये सारी बातें सुनकर तो फिफ्थ एंसेस्टर को काफी जरा गुस्सा आ गया और वो फौरन से साइड पर आते हुए सुजाको एम्परर से कहता है कि अब अपनी बकवास बंद करो, हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम जानबूझकर तेवर दिखा रही हो। तुम अच्छे से जानते हो कि अगर तुमने दोस्ती का हाथ ना पकड़ा तो यहाँ पर जंग होगी और तुम सब जान से मारे जाओगे। सुजाको एम्परर को फिफ्थ एंसेस्टर की ये धमकियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में सिर्फ एक ही अटैक सुजाको अटैक सील का इस्तेमाल करते उस पर हमला कर देता है, जिस पावरफुल अटैक को तो कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक ही अटैक के कारण हम देखते हैं कि फिफ्थ एंसेस्टर वहीं पर जान से मारा गया। यहाँ पर सुजाको एम्परर की ये टेरिफाइंग पावर्स देखकर तो सब लोग ही घबरा चुके थे, लेकिन यून क्यूजी सुजाको एम्परर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने सुजाको अटैक सील का इस्तेमाल किया, जिसे जनरेट करने के लिए लाइफ एसेंस की जरूरत पड़ती है। इस अटैक को कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने दोबारा से सुजाको अटैक सील का इस्तेमाल किया तो तुम्हारा लाइफ एसेंस पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा और तुम जान से मारे जाओगे। यहाँ इस सुजाको अटैक सील में अपनी लाइफ एसेंस एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि सुजाको एम्परर की बॉडी के आसपास डेथ एनर्जी समन हो गई थी। इसलिए दूसरी तरफ मास्टर यून क्यूजी उससे सवाल करते हुए कह रहा था कि अब मुझे जवाब दो कि तुम्हें जंग चाहिए या फिर अमन। जो सारी बातें सुनते हुए मास्टर जू क्यूजी गुस्से में तेजी के साथ उड़ते हुए यहाँ मास्टर यून क्यूजी के सामने आ जाते हैं और उन्होंने एक साउंड बैरियर क्रिएट करते हुए यून क्यूजी से सवाल करना शुरू किया कि छोटे भाई, क्या तुम्हें पिछला सुजाको एम्परर हमारा मास्टर याद है? जो सुनकर तो यून क्यूजी भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू क्यूजी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि देखो मास्टर, अपने उस लाडले डिसाइपल को देखो जो कि तुम्हारा फेवरेट था, उसने आज के दिन इंसानियत को धोखा दे दिया। तुम गलत थे, तुमने गलत डिसाइपल को चूज किया था। ये डिसाइपल तो गद्दार निकला, जबकि सब लोग मुझे गद्दार समझते थे, जबकि असली गद्दार तो यून क्यूजी है जो कि असल में इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन का एक डिसेंडेंट है। ये सब कहते हैं हम लोगों को इनके पास्ट का सीन देखने को मिला, जहां पर जू क्यूजी और यून क्यूजी दोनों ही पिछले सुजाको एम्परर के साथ एक साथ ही डिसाइपल बने थे। दोनों के पावर लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी मास्टर अक्सर ही यून क्यूजी को ज्यादा शाबाशी दिया करते थे और वो जू क्यूजी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। हमेशा ही जू क्यूजी को सब लोगों के सामने डांटता रहा करते थे, जिसकी वजह से जू क्यूजी को काफी बुरा महसूस होता, जिसकी वजह से जू क्यूजी के दिल में जलन आ चुकी थी। लेकिन एक दिन मास्टर ने अच्छा काम भी किया, जिससे जू क्यूजी खुश हो चुका था, क्योंकि मास्टर ने जू क्यूजी को एक सुजाको प्रोफाउंड अरे दे दिया था, जिससे वो सुजाको प्लेनेट के आसपास लगा सकता है। जू क्यूजी को लगा था कि अब मास्टर शायद उसे एडमायर करने लगे हैं, लेकिन ये उसकी सिर्फ गलतफहमी थी, क्योंकि ये सुजाको प्रोफाउंड अरे किसी तेजदार चाकू की तरह थी, जिसे एक्टिवेट करने की वजह से इसके ऑनर को भी चोट लगती थी और उसकी पिरामिडियल सोल बुरी तरीके से डैमेज हो जाती थी। और चूंकि जू क्यूजी ने अपने मास्टर के कहने पर इस फॉर्मेशन अरे को एक्टिवेट किया था, तो इसी वजह से उसकी पिरामिडियल सोल काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई। यहाँ पर जू क्यूजी को इस बात का एहसास हो गया कि उसके मास्टर ने उसे धोखा दिया। उसका मास्टर सब कुछ पहले से ही जानता था और उसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। उसका कभी भी इरादा नहीं था कि वो अगला सुजाको एम्परर मुझे चूज करे। फिर जू क्यूजी ने अपने मास्टर से बदला लेने का फैसला किया। उसने सबसे पहले तो कल्टीवेशन स्टार हार्ड क्रिस्टल को अपने लिए हासिल कर लिया। फिर धोखे से जू क्यूजी ने अपने मास्टर को जान से मार भी दिया और उसकी फिजिकल बॉडी उसने कहीं पर दफनाई नहीं, बल्कि उल्टा उसने वो बॉडी कॉफीन इंसेक्ट वालों को बेच डाली ताकि वो अपने दिल में नफरत और गुस्से की भड़ास को निकाल सके। यहाँ पर ये सब याद करते हुए जू क्यूजी मास्टर यून क्यूजी से कह रहा था कि मैंने अपने मास्टर को धोखा देकर साबित किया कि मैं बिल्कुल सही था। तुम्हें तो लगता होगा कि मैं इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन से नफरत करता हूँ, लेकिन ये बात सच नहीं है, बल्कि मैं नफरत करता हूँ सिर्फ तुमसे और अपने पुराने मास्टर से। और ये नफरत हम दोनों के मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। इस नफरत को तो मैं अपने साथ हेवन तक लेकर जाऊंगा। बेशक मैं इस दुनिया का पहला सुजाको एम्परर तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, मैं इस दुनिया का आखिरी सुजाको एम्परर तो बन सकता हूँ। ये कहते ही सुजाको एम्परर ने फौरन अपने पास से कल्टीवेशन स्टार हार्ड क्रिस्टल बाहर की तरफ निकाल लिया और वो अपने सामने मौजूद मास्टर यून क्यूजी से कहने लगा कि मैं कुछ भी चूज नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर इस गेम को तुम जीते तो ये सुजाको प्लेनेट तुम लोगों का हो जाएगा, लेकिन अगर इस गेम में तुम हार जाते हो तो तुम्हारे पूरे के पूरे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के साथ साथ ये प्लेनेट सुजाको भी तबाह बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर सब लोग जान से मारे जाएंगे। जो सुनकर तो सब लोगों को झटका लगा। मास्टर यून क्यूजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ सुजाको एम्परर ने कल्टीवेशन स्टार हार्ड क्रिस्टल को आधा शैटर कर दिया और इसमें क्रैक पड़ने की वजह से ओरिजिनल कल्टीवेशन स्टार
क्रिस्टल के अंदर भी क्रैक पड़ने लगे थे, जिसके इफेक्ट पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट को बर्दाश्त करना पड़ता है। साथ ही सर हम देखते हैं कि यहाँ सुजाकू एम्परर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि असेंडेंट लेवल से जितने भी नीचे के कल्टीवेटर्स हैं, तुम सब लोगों को अभी के लिए तकलीफ महसूस हुई होगी और तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग जल्द से जल्द यहाँ सुजाकू माउंटेन में पहुंच जाओ। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते और यहाँ से कहीं दूर जाने की कोशिश करते हो तो मैं कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और चाहे तुम लोग दुनिया की जिस मर्जी कोने में हो, इवन अगर तुम लोग सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर बाहर की तरफ भी चले जाओ, तभी भी तुम लोगों की कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर सोल का टुकड़ा मौजूद है और तुम सब के सब जान से मारे जाओगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें वांगलिंग को भी सुनाई दे रही थी और साथ ही साथ उसके भी चेस्ट में पेन हो रहा था, क्योंकि वांगलिंग का सोल का टुकड़ा भी कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर मौजूद है। सुजाकू एम्परर पागलों की तरह खुश होते हुए मास्टर यूनक्यूजी से कह रहा था कि अब तुम लोगों के पास सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीनों के अंदर तुम लोगों को सुजाकू टॉम में घुसते हुए कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर से अपने सोल का टुकड़ा निकालना होगा, वरना तुम सब मारे जाओगे। ये सब सुनकर मास्टर यूनक्यूजी कह रहा था कि तुम पागल हो चुके हो, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट के सारे कल्टीवेटर्स भी इसी से सुजाकू माउंटेन में मौजूद सुजाकू टॉम्स की तरफ बढ़ने लगे ताकि वो लोग अपने सोल का टुकड़ा निकाल ले, वरना वो लोग भी मारे जाएंगे। सिर्फ बचने का यही तरीका था, इसलिए हर एक कल्टीवेटर तेजी से उसी तरफ बढ़ रहा है। मास्टर सीटूनान को भी काफी सारा गुस्सा रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इस कमीने ने लापरवाही के साथ कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को शैटर कर दिया, आखिर ये बेवकूफ चाहता क्या है। दूसरी तरफ फर्स्ट एंसेस्टर भी यहाँ पर मास्टर यूनक्यूजी से सवाल करते हुए कह रहे थे कि अब हम क्या करें, जिस पर तो मास्टर यूनक्यूजी गुस्सा हो गया और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अब तुम मुझसे पूछ रहे हो, अगर हम लोग इस जंग को शुरू ना करते तो मेरी प्लानिंग सही से चल रही थी और ये सब होता ही नहीं। अब तुम देख पा रहे हो कि हमारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के मेंबर्स की जिंदगी उसके हाथों में पड़ चुकी है, हमें उसके रूल्स को मानना होगा, जिस पर तो फर्स्ट एंसेस्टर के पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ मास्टर यूनक्यूजी यहाँ पर अपने क्लैन मेंबर्स को ऑर्डर दे देते हैं कि 9 लीफ शमन से जितने भी नीचे के हो उन सबके सबको सुजाकू टॉम के अंदर बेच दो, लेकिन हाँ उनसे कहना कि वहाँ पर अपना ख्याल रखे, तब तक हम लोग बाहर कोई ना कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो ऑर्डर सुनकर सारे के सारे इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन के 9 लीफ शमन से नीचे के वॉरियर तेजी से यहाँ सुजाकू टॉम के अंदर इंटर होने लगे, जबकि ये सब देखते हुए यहाँ सुजाकू एम्परर तो पागलों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। जो सब देखते हुए फर्स्ट एंसेस्टर और मास्टर यूनक्यूजी फौरन वहाँ से चले जाते हैं। पीछे की तरफ कियानफिंग भी यहाँ पर सुजाकू एम्परर की इस हरकत को देखकर गुस्सा होते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये बुढ़ाऊ तो पागल हो चुका है, ये तो खुद को मारने के साथ साथ हम लोगों को भी ले डूबने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। जबकि दूसरी तरफ सुजाकू एम्परर यहाँ पर अपने दोनों डिसाइपल से कहता है कि मौत तो पहले से लिखी गई है, जिसकी जहाँ पर होगी वहाँ पर वो पहुंच ही जाएगा, बाकी हर चीज तो तुम दोनों की किस्मत पर डिपेंड करती है, अब तुम दोनों भी यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर कियानफिंग और मिस ल्यूमी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक सुजाकू एम्परर कियानफिंग को आवाज देते हुए कहता है कि कियानफिंग याद रखना, भूल मत जाना कि तुम्हें सुजाकू प्रोफाउंड एरे को एक्टिवेट करना है, जिस पर कियानफिंग जवाब देते हुए कहता है कि जी मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। साथ ही साथ सुजाकू एम्परर एक इशारा भी करता है, जिससे कियानफिंग को याद आ गया था एक ट्रेजर के बारे में जो कि सुजाकू एम्परर ने कियानफिंग को दिया था, ताकि कियानफिंग लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सके। इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को बचा पाएगा, एटलीस्ट सुजाकू एम्परर ने तो उससे यही कहा था। मगर जब कियानफिंग और मिस ल्यूमी यहाँ से चली गई तो पीछे की तरफ सुजाकू एम्परर अपने मास्टर को याद करते हुए कह रहा था कि किंग पिंग कियानफिंग तुम्हारा डिसेंडेंट है, उसके स्पिरिचुअल रूट्स बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे देखकर मुझे तुम दिखाई देते हो, इसलिए पास्ट में तुमने जो कुछ मेरे साथ किया था वो सब कुछ मैं उसके साथ करूंगा। और ये सब कहते हुए सुजाकू एम्परर इविल्स की तरह मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ हम मास्टर सीटूनान और वांगलिंग को भी देखते हैं, जहां मास्टर सीटूनान वांगलिंग से कह रहे थे कि मैं सुजाकू टॉम के अंदर इंटर होकर तुम्हारे सोल के टुकड़े को बाहर नहीं ला सकता, तुम्हें खुद ही सुजाकू टॉम के अंदर जाना होगा। यहाँ पर ये सब कहने के बाद सीटूनान ने वांगलिंग को सुजाकू टॉम के बारे में समझाना शुरू कर दिया था कि उसके 2 हिस्से हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। पहले जब तुम सुजाकू टॉम के अंदर इंटर होगे तो तुम आउटर पार्ट में पहुंच जाओगे, तुम्हें वहां पर किसी तरह के अल्टर की तलाश करनी होगी, जो अल्टर तुम्हें टेलीपोर्ट करते हुए इनर पार्ट में ले जाएगा। वहां पर तुम्हें फर्स्ट जनरेशन के सुजाकू एम्परर की कब्र की तलाश करनी है, जिसके पास ही तुम्हें कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मिलेगा, उसके अंदर से अपने सोल के टुकड़े को निकाल लेना। लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारा सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो मैं तुम्हें ये मेथड दे रहा हूँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सील को ब्रेक कर देना, जिसकी मदद से तुम आसानी के साथ वहां से जिंदा सलामत बाहर निकल आओगे। जो सब सुनकर वांगलिंग यहाँ मास्टर सीटूनान का शुक्रिया अदा करता है, साथ ही सर वो बताता है कि मुझे सब कुछ समझ आ गया, और ये सब कहने के बाद वो आगे की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद हम लोगों को सुजाकू टॉम के दरवाजे का सीन देखने को मिलता है, जो कि धीरे धीरे करके ओपन हो रहा था, लेकिन अभी भी कोई अंदर नहीं जा पा रहा। सब लोग ही बाहर की तरफ बैठकर सुजाकू टॉम के दरवाजे के फुली ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर वांगलिंग भी पहुंच जाता है, जिसके कल्टीवेशन लेवल को कोई भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वांगलिंग ने अपने कल्टीवेशन लेवल को हाइड करके रखा हुआ था।
इसलिए एक बेवकूफ तेजी से वांगलिंग के सामने आते हुए वांगलिंग को रोकते हुए कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते, पहले मेरा मास्टर अंदर जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें अंदर जाने की इजाजत होगी। जो सुनकर तो वांगलिंग गुस्से से उसके मास्टर की तरफ देखता है और यहाँ पर वांगलिंग की आंखें देखकर वो मास्टर भी समझ गया था कि वांगलिंग यकीनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। इसलिए वो फौरन से अपने डिसाइपल के पास आते हुए कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। साथ ही साथ वो वांगलिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे और मेरे डिसाइपल को माफ कर दीजिए। ये कहते ही वो आदमी फौरन से अपने डिसाइपल को लेकर साइड पर आ गया, जहाँ पर उसका डिसाइपल सवाल करते हुए कह रहा था कि मास्टर आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो। क्या वो आदमी इतना ही ज्यादा ताकतवर था? मैं तो उसके स्पिरिचुअल रूट्स को महसूस ही नहीं कर पाया, मुझे तो वो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। जिस पर उसका मास्टर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि इस आदमी ने अपने मोर्टल स्पिरिचुअल रूट्स को ऑलरेडी वॉश आउट कर दिया, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से भी आगे निकल चुका होगा, इसी वजह से तुम उसके असली पावर लेवल को महसूस नहीं कर पा रहे। वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसके रास्ते में दोबारा मत आना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग भी एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ सुजाकू टाउन के दरवाजे के सामने आ चुका था, जहाँ उसे अपने साइड पर एक बुढ़ाऊ भी देखने को मिलता है, जिसके साथ वांगलिंग की नजरें मिल चुकी थी। मगर तभी अचानक सुजाकू टाउन का दरवाजा ओपन हो गया, जो देखते ही सब लोग तेजी से सुजाकू टाउन के अंदर की तरफ रवाना हो गए। वांगलिंग भी अंदर की तरफ जाते हुए अपने मन में हैरान होते हुए कह रहा था कि इस बुढ़ाऊ को देखकर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि इससे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। इसकी नजरें काफी जरा जानी पहचानी लग रही है, जबकि पीछे की तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये बुढ़ाऊ असल में किसी और के कंट्रोल में नहीं बल्कि टोवर्स सेन के कंट्रोल में था, जो कि यहाँ वांगलिंग को देखते हुए कहता है कि वांगलिंग, लगता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वांगलिंग, आखिरकार इतने अरसे बाद हम दोनों की मुलाकात एक बार फिर से एक दूसरे से हो गई। असल में टोवर्स सेन अभी भी यहाँ लैंड ऑफ इमोर्टल में ही मौजूद था, बस उसने सिर्फ इस बुढ़ाऊ की बॉडी पर कब्जा करके रखा हुआ है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। या किशोर, हाँ बोल ना। अगले असाइनमेंट के लिए तू भगवान से प्रार्थना